Hello and welcome to my YouTube channel Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies class 12, we will continue the chapter Organizing, and in that we have already discussed about the meaning of organizing, characteristics of organizing and structure of organizing, functional and divisional structure, and today we will discuss the formal and informal organization. तो formal organization क्या होती है, इसे हिंदी में कहते हैं औपचारिक संगठन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं अनौपचारिक संगठन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये टाइप्स में है, जैसे कि फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसे ही हम इसको जो एक कैटेगरी में बांट सकते हैं, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर क्रिएटेड हैविंग वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स अमंग ऑल एम्प्लॉयज़। इट इज़ बेस्ड अपॉन द डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये एक ऐसा संगठन होता है जो जानबूझकर बनाया जाता है, सोच समझ कर बनाया जाता है, हैविंग वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो जिसमें अमंग ऑल द एम्प्लॉयज़, तो जितने भी इसमें कर्मचारी या वर्कर्स काम करते हैं, पर्सन्स काम करते हैं, उनके बीच में जो संबंध होते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होते हैं, जानबूझकर वो संबंध बनाए जाते हैं। यानी कि बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इसमें होता है, सीनियर और जूनियर होते हैं इसमें, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप होता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली जो थीम है वो डिवीजन ऑफ वर्क होता है, यानी कि काम को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है और एक डिपार्टमेंट को एक ही तरह का काम दिया जाता है। तो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो डिविजनल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जानबूझकर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, हम किस तरह का काम करते हैं, नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग हम जो है स्ट्रक्चर को ड्रॉ बनाते हैं। चाहे फॉर्मल है वो फंक्शंस के आधार पर, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो फंक्शंस के आधार पर होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। और डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोडक्ट के आधार पर होता है, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ बनाते हैं। बेसिकली बोथ आर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जानबूझकर हम अपनी सुविधा अनुसार जो हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसके लिए हम वो स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। तो दोनों ही फॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। एंड डेफिनेशन ऑफ गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड, an organization is formal when the activities of two or more persons are consciously created or coordinated towards a common objective। तो इसमें जो ग्रुप दो या दो से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो मिल करके अपने कोऑर्डिनेशन के साथ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है एक्टिविटीज़ या काम उसमें करते हैं, तो उसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग की। Now, after discussing the meaning of organizing, let's have a look at the कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, हम उसे कैसे पहचानते हैं, इसकी कुछ पहचान होती है। तो क्या विशेषताएं हम इसमें देखते हैं जिससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं वेदर इट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे, उसको प्राप्त करने के लिए, उसे पाने के लिए हम जानबूझकर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। तो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लेकिन इसमें हम जो है एक स्ट्रक्चर प्रॉपर या फंक्शनल या डिविजनल जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको हम बनाते हैं, ताकि हम आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकता है, जैसे हम पहले भी उसके बारे में जान चुके हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस होता है, या एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस है, मॉडर्नाइजेशन है, या प्रॉफिट्स अर्न करना है, या इंक्रीज सेल करना है, या कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारा हो सकता है। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जानबूझकर इसको बनाते हैं। देन इट इज़ इम्पर्सनल, यानी कि अव्यक्तिगत होता है, यानी कि इसमें पर्सनल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी कोई जगह नहीं होती, उनकी पर्सनल फीलिंग्स की कोई जगह नहीं होती। ये इम्पर्सनल होता है, टोटली प्रोफेशनल रिलेशंस इसमें होते हैं। कोई भी किसी तरह का इसमें पर्सनल टच जो होता है रिलेशनशिप्स में वो नहीं पाया जाता। तो पूरी तरह से अव्यक्तिगत है। सभी लोग जो मिलकर उनका एक जो ग्रुप है, जानबूझकर उनका एक जो ग्रुप बनाया गया है वो सिर्फ संगठन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया गया है। तो टोटली इसमें पर्सनल फीलिंग्स की कोई स्थान इसमें नहीं होता है। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो इसमें हम करते हैं। इट इज़ बेस्ड अपॉन द डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। जैसे कि हम फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर दोनों ही पढ़ चुके हैं, दोनों में ही डिपार्टमेंट्स होते हैं और एक डिपार्टमेंट को एक ही काम सौंपा जाता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, या आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तो जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उनके नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जो है एक्टिविटीज़ को ग्रुप्स में बांटा जाता है और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनके बनाए जाते हैं और एक डिपार्टमेंट जो है एक ही टाइप के काम को करता है। तो देर इज़ basically division of work in such organizations. Then strict discipline is followed एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इसमें फॉलो किया जाता है, जो हमारे रूल प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं वो हम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो जैसे हमने उसमें प्लानिंग चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो हम ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो जो भी बनाए जाते हैं वो सारे हम इसमें फॉलो करते हैं। देन फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ देयर इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो सिर्फ काम से संबंधित कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हमारे रिपोर्ट्स, सजेशंस या हमारे जो है वर्क रिलेटेड परफॉर्मेंसेस हैं वही इसमें डिस्कस की जाती हैं। तो इसमें टोटली जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा काम है, उससे रिलेटेड ही कम्युनिकेशन जो होता है वो किया जाता है, ना कि कोई पर्सनल कम्युनिकेशन इसमें होता है, जैसे हम अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में या कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर है, जैसे कि जनरल मैनेजर और बिटवीन द डिपार्टमेंटल हेड्स है या डिपार्टमेंटल हेड और सुपरवाइजर्स हैं, इनके बीच में जो बातचीत होती है वो किससे रिलेटेड होती है, सिर्फ काम से रिलेटेड होती है। अपने टारगेट को हम कैसे अचीव करें, कैसे हम काम को करें, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं काम से संबंधित, कोई सजेशन हो सकते हैं काम से संबंधित, कोई रिपोर्ट्स हो सकती हैं, हम काम करने के बाद अपने सीनियर्स को अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं कि हमने क्या काम किया, कैसे किया, या कोई प्रॉब्लम्स का भी डिस्कशन हो सकता है, काम करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें टोटली काम से रिलेटेड ही बातचीत होती है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज फॉलोड। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इज़ मोर स्टेबल, यानी कि क्योंकि ये प्रिंसिपल्स और उस पे रूल्स पे बनाया जाता है, सोच समझ के बनाया जाता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इसमें होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक टिका रहता है। तो इट रन्स फॉर द लॉन्ग टाइम। तो यानी कि जो अगर हम इनफॉर्मल से इसको कंपेयर करें तो उसके मुकाबले ये लंबे सालों साल, आपने देखा होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लंबे समय तक, कंपनीज हों चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेसेस हों या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, वो लंबे समय तक चलते रहते हैं क्योंकि उनमें सिस्टमैटिक वे में जो है वो काम किया जाता है और जो पोस्ट हैं वो परमानेंट क्रिएट होती हैं उसमें, और जो है एम्प्लॉयज़ को भी बहुत सोच समझ के अच्छे तरीके से हम उसको सिस्टमैटिक वे में उनको सिलेक्शन करते हैं। प्रोसीजर जो होता है काम करने का वो सिस्टमैटिक होता है, तो हर चीज़ जो है सिस्टम से यहाँ पर चलती है, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं। देन लास्ट जो करेक्टरिस्टिक साइड इज बेस्ड अपॉन द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, क्योंकि जो हम रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्या होते हैं, दीज आर प्लान्स। तो ये बेसिकली प्लानिंग के करके ही हम किसी काम को करते हैं। तो जो जो रूल्स होते हैं जो हमारे बनाए गए हैं किसी काम को करने, या ना डूज एंड डोंट्स जो होते हैं वहाँ पर, या प्रोसीजर्स जो होते हैं किसी काम को करने को, तो उसको फॉलो करके ही हम काम को करते हैं। तो हर काम को करने का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, उसी को हम फॉलो करके, यानी ये नहीं कि मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। तो उनको जो भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, किस काम को कैसे करना है, क्या कैसे नहीं, किस चीज़ को करना है या किस चीज़ को नहीं करना है, इसके रूल्स उनको बताए जाते हैं। तो एक सिस्टमैटिक वे में इस काम को जो है वो लोग करते हैं। तो इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पहचान सकते हैं कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये विशेषताएं पाई जाती हैं तो बेसिकली वो क्या होगी, दैट विल बी ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट अस डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके फायदे क्या होते हैं, हम क्यों बनाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे भी काम किया जा सकता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के किसी भी काम को कैसे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिस्टमैटिक वे में ही काम करना क्यों ज़रूरी है, क्यों एक डेलिब्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाना ज़रूरी है, उसका कोई फ़ायदा होता है इसीलिए हम उसे बनाते हैं। तो ऐसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं जो हम इस ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज़ इट इज़ ईजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही ऑफ ईच एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे इसमें वर्क का डिवीजन होता है और उसके बाद उनको अथॉरिटी दी जाती है काम करने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स की जाती है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेही, जब आप काम कर पाते हैं या नहीं भी करते हैं या आपसे काम कोई गलत हो जाता है तो हमें पता होता है हमने ये काम किसको सौंपा था, क्योंकि उसमें उस हर काम को जो है हर आदमी को दिया जाता है। तो किसको हमने क्या काम दिया था वो हमें पता होता है, तो हम सिर्फ उसी व्यक्ति को कहेंगे जिसने वो काम गलत किया है, जिसकी वजह से वो हमें नुकसान हुआ है। तो उस इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जो होता है आसान होता है एज कंपेयर टू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या होता है। तो इसमें हमें पता होता है किसकी गलती से
जो है काम में डिले हुआ है या किसी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा है, हम उसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। देन सेकेंड एडवांटेज इज देयर इज स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये सोच समझ के सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म तक ये टिकी रहती है। तो लंबे समय तक, क्योंकि बिजनेस इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, वो लगातार चलेगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल होगा, बार बार चेंज नहीं किए जाएंगे उसमें जल्दी जल्दी से, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, तभी हमारा बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, अच्छे से चल पाएगा। तो इसलिए इस तरह के फॉर्मल स्ट्रक्चर जो होते हैं, चाहे वो फंक्शनल हो चाहे वो डिविजनल हो, तो वो जो है स्टेबल होते हैं और संगठन को काम करने में आसानी होती है। देन नेक्स्ट एडवांटेज इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन इज फॉलोड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या था? जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कहता है इसमें एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैनल जो होता है, प्रॉपर चैनल को फॉलो किया जाता है। तो टॉप टू बॉटम, तो अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करना है या कोई काम करना होता है, कोई काम सौंपा जाता है, तो सबसे पहले टॉप जो है, टॉप मैनेजमेंट जो है वो मिडल मैनेजमेंट को देगी, मिडल मैनेजमेंट जो है लोअर मैनेजमेंट के पर्सन्स जैसे कि सुपरवाइजर वगैरह को। तो सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर हर काम को किया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन इज फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को फॉलो करने से क्या होता है कि संगठन में सभी लोगों को प्रॉपर पता चल जाता है कि क्या काम करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो हर लेवल के एम्प्लॉय को इस बात का पता चल जाता है कि क्या काम हो रहा है संगठन में, किस तरीके से हो रहा है। तो प्रॉपर सिस्टमैटिक स्केलर चेन को इसमें फॉलो करने से हमें फ़ायदा होता है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक आदमी को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। सो अ पर्सन शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस। सो वन पर्सन वन बॉस की इसमें पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी को बहुत सारे लोग ऑर्डर दे रहे हैं और उन्हें सभी को जो है उससे काम को करना पड़ रहा है। तो स्केलर चेन होगा तो उसमें सबके एक प्रॉपर सिस्टमेटिक चेन बनी होती है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, यानी कि कौन अधिकारी है, कौन अधीनस्थ है। तो सिर्फ आपका इमीडिएट जो बॉस होता है, आपसे जस्ट सीनियर जो होता है, वही आपको ऑर्डर दे सकता है काम करवाने के लिए, और आप उसी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसे काम करने में आसानी होती है। तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल जो है इस तरह के संगठन में फॉलो किया जाता है। देन इट फैसिलिटेट्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। तो क्योंकि हम बड़े ग्रुप में, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो इसमें जो ग्रुप गोल्स होते हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे प्राप्त करना आसान होता है, क्योंकि इसमें जो हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क को फिक्स किया जाता है। उसके बाद सिस्टमैटिक वे में एक प्रॉपर स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड होती है, और भी प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो होते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इसमें होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इन सब की वजह से जो है ग्रुप गोल्स को अचीव करना आसान हो जाता है। देन लास्ट जो एडवांटेज है दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ वर्क इज अवॉइडेड ड्यू टू प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क्स। एज देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो ओवरलैपिंग इज अवॉइडेड। तो ओवरलैपिंग क्या होती है? एक काम को एक आदमी ने दो दो बार कर दिया है, क्योंकि हमने डिवीजन बनाए हैं, एक ही नेचर के वर्क को हमने एक डिवीजन में डाल दिया है और उसका डिपार्टमेंट बना दिया है। तो उस डिपार्टमेंट के लोग उसी काम को करेंगे। तो जैसे हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही करेगा, ना कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट। या फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर हमने बनाया तो फाइनेंस से रिलेटेड या अकाउंटिंग वर्क जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट ही करेगा, ना कि पर्सनल डिपार्टमेंट। तो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का काम पर्सनल डिपार्टमेंट ही करेगा, ना कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट। तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क जो होती है ये इसमें नहीं हो पाती है। तो डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से ये हमें सुविधा इसमें मिल जाती है। ओके, आफ्टर डिस्कसिंग द advantages of formal organization, now we will discuss the limitations of फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्योंकि किसी चीज़ में अगर कुछ अच्छे फ़ायदे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे जो नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। As principle of scalar chain is followed in this organization, so it causes unnecessary delay in the work. तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या था कि आप अपने सबसे पहले जो टॉप मैनेजमेंट है उसे कोई काम अगर करवाना है, मान लीजिए आपको प्रोडक्शन करवानी है, तो मान लीजिए आपके टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि इस साल हम 2 लाख यूनिट्स जो है या शर्ट्स का प्रोडक्शन करेंगे, तो वो जो है जनरल मैनेजर को कम्युनिकेट करेंगे ये बात।
जनरल मैनेजर जो है फिर प्रोडक्शन मैनेजर को ये बात कम्युनिकेट करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइजर्स हैं उन्हें ये कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद जो है सुपरवाइजर्स वर्कर्स से वो काम करेगा। तो एक लंबा प्रोसेस यहाँ पर स्केलर चेन को फॉलो किया गया, जिससे कि काम में देरी भी हो जाती है। कई बार हो सकता है हमें किसी काम को बहुत जल्दी करना हो, एमरजेंसी बेसिस में करना हो, तो प्रॉपर स्केलर चेन को फॉलो करते करते हमें जो है काम में कई बार देरी हो जाती है। तो एमरजेंसीज की सिचुएशंस में या कई बार जल्दी डिसीजन लेना होता है, हमें उस समय हम ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो डिले इन वर्क हो जाता है। Then there is lack of initiative in this organization as it kills the initiative of employees. तो इनिशिएटिव होता है पहल क्षमता। तो पहल क्षमता का मतलब होता है, ये हमने ऑलरेडी प्लानिंग चैप्टर में डिस्कस किया था, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव होता है कि जब आपके पास एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, अपने कोई नए आइडियाज़ लेकर के आते हैं और किसी काम को करने के आपको नए नए तरीके वो बता सकते हैं, जो अच्छे भी होते हैं और कई बार जो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स के साथ भी हम कर सकते हैं, जिससे कम हमारा कॉस्ट आता है, कम समय में अच्छा हम बेहतर काम कर सकते हैं। तो ऐसे आइडियाज़ कई बार हम लाते हैं, लेकिन फॉर्मल में मोस्टली क्या होता है, सीनियर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स होते हैं। तो बॉस जो होता है और जूनियर जो होता है, कई बार उसमें हेजिटेशन होता है, फियर होता है कि मैं अपने बॉस से किस तरह से इस बात के बारे में डिस्कस करूंगा, या वो मुझे डांट तो नहीं देंगे। किसी भी तरीके से एक घबराहट, एक डर उनके मन में होता है। तो इससे जो सिस्टमैटिक रूल बने होते हैं काम करने के लिए, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने प्लानिंग के अंडर रूल बनाए हैं, जो प्रोसीजर्स बनाए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही काम करना होता है। तो अपनी मर्ज़ी से एम्प्लॉयी उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ नयापन या कुछ नया करने की चीज़ें, जो एक इच्छा होती है वो एम्प्लॉइज़ की ख़त्म हो जाता है। वो मात्र एक मशीन की तरह सिर्फ़ अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और जिस तरह से उन्हें काम को करने के लिए कहा जाए वो उसे करते हैं। तो इसमें इनिशिएटिव जो होता है, कुछ नया करना, कुछ पहल क्षमता, कुछ अच्छा करने की जो इच्छा शक्ति होती है, वो एम्प्लॉइज़ की ख़त्म हो जाती है। And last limitation is such organizations lack cordial relations amongst the employees as relationships are deliberately created. तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इसमें जो रिलेशनशिप्स होते हैं, दैट इज सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स, तो अधिकारी और अधीनस्थ का संबंध या जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं संगठन में, सभी के बीच में एक आर्टिफिशियल रिलेशनशिप्स होते हैं। एक तरह से कॉर्डियल रिलेशंस जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं पाए जाते। तो कॉर्डियल रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी कि जो गर्मजोशी के साथ हमारे जो संबंध बनते हैं आपस में, जिनके अंदर एक प्यार, एक गर्माहट पाई जाती है, वो यहाँ पर उसमें अभाव होता है। तो सिर्फ हमारे संबंध आपस में होते हैं क्योंकि हमारी पोस्ट है। तो जैसे आपके बॉस हैं, वो आपको उनकी बात माननी है क्योंकि वो आपसे सीनियर हैं, भले ही आप उन्हें पसंद करें या नहीं करें, या आपकी इच्छा है उनके ऑर्डर्स को फॉलो करने की या नहीं है, आप उन्हें मना नहीं कर सकते। तो आपको उनके ऑर्डर्स फॉलो करने ही होंगे, क्योंकि रिलेशनशिप्स इसमें जानबूझ करके बनते हैं। तो बॉस और सीनियर और जूनियर रिलेशनशिप इसमें होता है। आपको अपनी मर्जी हो या ना हो, आपको उसके अंडर काम करना ही है। तो इसमें जो संबंध होते हैं वो एक तरह से रिलेशनशिप आर्टिफिशियल होते हैं। एक नेचुरल जो एक रिलेशनशिप्स होते हैं, जो अपने आप बनते हैं, जिसमें एक प्यार होता है, एक अपनेपन का एहसास होता है, वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक था ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम पहचानते हैं कि वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जानबूझकर बनाई जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है, और इसमें किस तरह के रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं, किस तरह के प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। और तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अपने विचार हमें ज़रूर बताइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।